गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संगीता पढ़ रहे हैं। घेरन संगीता में आज शुरू करेंगे पंचम उपदेश। पंचम उपदेश है हमारा प्राणायाम प्रकरण, प्राणायाम पटल या प्राणायाम अध्याय या प्राणायाम उपदेश। प्राणायाम उपदेश में घेरन ऋषि अपने शिष्य चंड कपाली से बात करेंगे। उनको प्राणायाम के बारे में पहले बैकग्राउंड बताएंगे, फिर विधि बताएंगे, लाभ बताएंगे, गलत किया तो क्या होगा, सही से अभ्यास किया तो क्या मिल सकता है, सारी बातें बताएंगे। कहते हैं घेरन ऋषि, देखिए, अथातः संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य यद विधिम यस्य साधन मात्रेन देवतुल्यो भवेन नरः। कहते हैं घेरन ऋषि कि अब मैं प्राणायाम की विधि संप्रवक्ष्यामि तुम्हें कहता हूँ, भली प्रकार से कहता हूँ, सुनो। यस्य साधन मात्रेण, जिसकी साधना मात्र से, जिसको करने मात्र से नर जो है वो देव के समान तुल्य हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नारी शुद्धिम ततः पश्चात प्राणायामम च साधयेत। यहाँ से क्वेश्चन आता है ध्यान रखेंगे। आदो मतलब होता है पहले, तो पहले स्थान की चर्चा होगी, फिर होगी काल की चर्चा। पहले किसकी चर्चा होगी? स्थान की। फिर काल की चर्चा होगी, कौन से समय में करना चाहिए। फिर भोजन, अब स्थान चुन लिया, समय चुन लिया, स्थान समय चुनने के बाद भोजन कैसा होना चाहिए वो चुनेंगे। फिर आप नारी शुद्धि करेंगे। नारी शुद्धि जब आपका हो जाएगा तब आप पश्चात प्राणायामम, फिर प्राणायाम की साधना आप करेंगे। तो ये अगर थोड़ा सा आंख बंद करके आप इसको विचार करोगे तो बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहा है। अरे आप कहीं योग का अभ्यास करोगे तो स्थान चाहिए आपको? हाँ चाहिए। किस समय अभ्यास करेंगे? जनवरी में करें, अब आपने सोचा है कि 5-6 साल अभ्यास करना, या गुरु के निर्देशन में 10-12 साल करना जब तक सिद्धि ना मिल जाए, या जीवन पर्यंत करना है, तो स्थान पहले चुना आपने। फिर शुरू की शुरुआत करनी है तो कौन से महीने में शुरू करना है, काल चुना आपने। अब काल भी हो गया कि जनवरी से शुरू करना मान लीजिए, या मार्च से शुरू करना मान लीजिए। तो आप सोचा जो शुरू कर रहे हैं तो भोजन कैसा होना चाहिए, उसको मिताहार के संज्ञा दी गई है। योगी का भोजन मिताहार होता है, इसीलिए भोजन को मिताहार की संज्ञा दी गई है। अब मिताहार भी आपको पता चला कि ये खाना, ये खाना, ये खाना। अब आप अभ्यास शुरू करेंगे तो पहले नारियों की शुद्धि करेंगे, नारी शोधन करेंगे। नारी शोधन हो गया तो प्राणायाम करेंगे। बताइए इस सीक्वेंस में कहीं कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस, स्थान, काल, मिताहार, नारी शुद्धि, प्राणायाम, ये 5 चीजों को सीक्वेंस में रखना। इस सीक्वेंस में आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट में, आपके स्क्रीन पर है। प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु घेरन ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। मिताहार, हाँ, काल, नारी शुद्धि, स्थान है, तो इसमें क्या आएगा? हाँ। हमने आंसर पूरा नहीं लिखा है। स्थान, हाँ, काल, काल, मिताहार, मिताहार, नारी शुद्धि नारी के शुद्धि, बाद प्राणायाम। प्राणायाम नहीं है तो ये हो गया। अब मान लीजिए इसमें से एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे हो सकता है ये पूछ ले आपसे कि इसमें से कोई एक मिसिंग दे दे, नहीं दे। 5 है ना, 5 में से 4 दिया, एक ना दे और उसकी जगह प्राणायाम दे दे, कोई एक घटा बढ़ा दे, तो कोई दिक्कत नहीं। जो खत नहीं है सीक्वेंस में उसको लोप कर देंगे, गायब करके फिर सीक्वेंस बनाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्थान कैसा होना चाहिए। अब स्थान पहले आप ही लोगों ने कहा स्थान कह रहे हैं, तो स्थान देखिए क्या कह रहे हैं घेरन ऋषि। दूर देशे तथा अरण्ये राजधान्यम जनान्तिके योगारंभम न कुर्वीत कृते च सिद्धिधा भवेत। दूर देश में जहाँ अभ्यास नहीं करना है पहले वो बता रहे हैं कि इन जगहों का त्याग करना है, स्थान ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ? दूर देशे तथा अरण्य। दूर देश में मत करना, जहाँ आपको कोई जानता ही ना हो, आपके लिए दूर देश वही हुआ।
दूर देश किसके लिए कौन सा हुआ? जिसको कोई नहीं जानता वो उसके लिए दूर देश है। तो दूर देश में, अरण्य मतलब जंगल में, राजधानी में भी नहीं करना है, भीड़ भाड़ में नहीं करना है, भीड़ भाड़ जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहां नहीं करना है, क्योंकि इससे सिद्धि नहीं मिलती है, सिद्धि में दिक्कत हो जाएगी आपको। कहाँ? दूर देश में, जंगल में, अरण्य मतलब जंगल में, राजधानी में, या जनांतिके जहाँ ज्यादा लोग रहते हो, राजधानी या राजधानी के आसपास वाले इलाके में भी नहीं, दिल्ली राजधानी या एनसीआर में भी नहीं। अविश्वासम दूरदेशे अरण्ये रक्षित वर्जितम लोकारण्ये प्रकाशाश्च तस्माद त्रीणि विवर्जयेत्। सवाल है कि दूर देश में क्यों नहीं करना चाहिए, जंगल में क्यों नहीं करना चाहिए, अरण्य में क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसके बारे में भी कही गई है बात। कहते हैं कि अविश्वास होता है दूर देश में, बहुत दूर चले जाए जहां आपको कोई नहीं जानता, आप कुछ क्रिया कर रहे हैं, आपके ऊपर लोग अविश्वास करेंगे, कहेंगे जरूर ये जादू टोना कर रहा है। अरण्य में क्यों नहीं करना है? अरण्य रक्षित वर्जितम, वहां सुरक्षा का अभाव होता है। जंगल में सांप कीड़ा आ सकता है, कोई जंगली जानवर आ सकता है, पशु आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लोकारण्य प्रकाशाश्च, राजधानी और उसके निकट करेंगे, लोगों के बीच में करेंगे तो आपकी गोपनीय विद्या प्रकाशित होगी, जबकि गुरु कहते हैं इसको गोपनीय ही रखना है, तुम्हें किसी को नहीं देना है, ये गुरु बताएंगे जिसको बताना है, जो योग्य होंगे। तो इसीलिए इन जगहों का त्याग करना है। इनको छोड़ना है, इन तीन जगहों को, त्रिणी को छोड़ देना, इन तीनों जगहों को छोड़ देना। अब करना कहाँ है? जहां नहीं करना वो बता दिया गहन ऋषि में। करना कहाँ है? कहते हैं सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीरैः परिवेष्टितम। कहते हैं सुदेश में, अच्छे देश में, धार्मिक राज्य में, सुभिक्षे निरुद्रवे, जहां आसानी से भिक्षा मिल जाए वहां पर, और जहां उपद्रव वगैरह ना होता हो, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना होता हो, उस जगह पर कृत्वा तत्रैकम कुटीरम, उस जगह पर कुटीर बनाए, प्राचीर बनाए, चारों तरफ से घिरा हुआ, ऐसा बनाए। तो सुदेश क्या हुआ? पहला सुदेशे, इसको तो याद ही कर जाइए। सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीरैः परिवेष्टितम। सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे, कम से कम नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला ये लाइन तो याद करी जाए। सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुद्रवे, अच्छा देश हो मतलब जहाँ लोग अच्छे हो, शासन अच्छा हो, राजा अच्छा हो, कानून का राज हो, धार्मिक राज्य, धर्म को मान्यता देते हैं लोग, अधार्मिक ना हो लोग, जहाँ भिक्षा मांगने जाओ तो आपको भिक्षा मिल जाए, भोजन के लिए आपको व्यवस्था, दिक्कत ना हो। निरुपद्रवे, जहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना होती हो, उपद्रव ना होता हो, एक पंथ दूसरे पंथ से, एक गांव दूसरे गांव से ना लड़ते हो, ऐसी जगह को चुनिए और वहां पर कुटिया का निर्माण कीजिए। और कुटिया भी कैसा हो? चारों ओर से प्राचीर, देख रहे कुटिया है, चारों ओर से कैसा है? घिरा हुआ है, किससे? चार दीवारी से घिरा हुआ है। ये हमने मेटा एआई से ये तस्वीर बनवाई है, मेटा एआई ने ये बना करके दिया, तो मुझे लगा चलो ठीक है, फिर भी ये तस्वीर ठीक है। तो इस तरह से कुटिया बनाइए, घिरा हुआ हो। और क्या कहते हैं? वापी कूप तड़ागम, वापी कूप तड़ागम च प्राचीर मध्यवर्ती च न अति उच्चम न अति निम्नम च कुटीरम कीट वर्जितम। वापी हो, कूप हो या तालाब हो, वापी मतलब क्या कहते हैं? सब पानी का एक सोर्स है जिसके तीन नाम दिए गए हैं। वापी हो, कोई ऐसा गड्ढा हो, कूप हो या जिसमें पानी आपका बारिश का पानी जमा हो जाए, साफ पानी हो, या तालाब हो। वो आपकी जो प्राचीर है, यानी आपकी कुटिया की जो चार दीवारी है, एरिया है, उसके बीच में हो, प्राचीर मध्यवर्ती, उसके बीच में वो चीजें होनी चाहिए। कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि पानी का सोर्स हो, एक छोटी झोपड़ी भी बीच में हो जहां पर आप हवन वगैरह कर पाए, वो भी हो। तो यहाँ पर ये तीन शब्द ही याद रखेंगे, वापी,
कूप और तालाब, वापी, कूप और तालाब। बारिश का पानी पीने की बात कई जगहों पर आती है। मैं एक जगह योग कराने गया तो राजस्थान के हैं, वहां तो पानी की दिक्कत होती है। उन्होंने कहा सर हमने बहुत अच्छा बड़ा सा टैंकर बनवा रखा है, नीचे जमीन में टैंकर बना रखा है। जब बारिश होती है तो छत को धुलवा देते हैं उससे पहले बढ़िया से, और छत से कनेक्शन कर दिया हुआ है। बारिश होती है तो छत वाला पानी पूरा उसमें स्टोर हो जाता है और वही पानी हम लोग पीते हैं। इतना मीठा पानी होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं, पूरी साफ सफाई, हर साल हम टंकी की सफाई करा देते हैं। तो योगी लोगों ने अगर कहा है कि पहले हम पानी पीते थे कूप का, तालाब का, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं था, अब तो गंदगी भर गई है। तो ना अति उच्चम ना अति निम्नम च कुटीरम कीट वर्जितम, जगह उबड़ खाबड़ ना हो, समतल जगह हो, वहां पर कुटीर बनाए। और कुटीर कैसा हो, कीट वर्जितम, वहां पर छिद्र वगैरह ना हो, कीट पतंग ना हो कि गंदगी है और वहां पर कीड़े मकोड़े घूम रहे, नहीं होनी चाहिए। कीड़ों से वर्जित होनी चाहिए जगह, कीट रहित होनी चाहिए। सम्यक गोमय लिप्तम च कुटीरम तत्र निर्मितम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामम समभ्यसेत। वो जगह उतना ही नहीं, गाय के गोबर से बढ़िया से लिपा हुआ होना चाहिए पूरा। बहुत जगहों पर इसमें व्याख्या में कहा हुआ है कि कुटीर को भी गाय के गोबर से बढ़िया से लीप दीजिए, मतलब कुटीर का ऊपर वाला हिस्सा सब भी बहुत जगह लिपा भी जाता है। और नीचे जो वो जो मेटा एआई में जो पिक्चर था वो उसमें मैंने गोबर लिपा हुआ नहीं था। अब उसमें तो नहीं उतना आ सकता है ना, तो वो प्रतीकात्मक तस्वीर है, प्रतीकात्मक में तो गोमय नहीं लिपा जा सकता है। लेकिन गोमय वाला मैं जब गांव गया था इस बार, तो मैंने अपने स्टेटस पर लगाया था, उसका वीडियो बनाया था, गाय के गोबर से लिपते हुए। हमारे यहाँ दीपावली, छठ और हर त्योहार में लिपा जाता है, तो मैंने वो वीडियो बनाया था। अब अभी वीडियो मैं निकालूंगा तो देर हो जाएगी, मैं ग्रुप में भेजूंगा। तो गाय के गोबर से लिपते हुए, वो यूट्यूब पे भी मैंने डाला था। तो गाय के गोबर से लिपा हुआ आपका कुटीर होना चाहिए। और उस स्थान में, चूंकि अब वो स्थान गुप्त होगा, तो किनका माइक खुल गया है, माइक बंद कर लीजिए, किन्हीं खुल गया। उस स्थान में क्या करना है, अब वो गुप्त स्थान आपके लिए हो गया। उस गुप्त स्थान में आप योग का, प्राणायाम का आराम से जो है अभ्यास कीजिए। ऐसे स्थान में अब आपको कोई बाधा नहीं है, गुप्त तरीके से प्राणायाम का अभ्यास कीजिए भली भांति। यहाँ तक आपके स्थान की चर्चा हो गई। अब बात आई थी स्थान के बाद काल निर्णय। काल निर्णय मतलब समय क्या होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, अभी याद कर लीजिए, तो क्वेश्चन अगर पूछा गया छूटेगा नहीं। और ये जो काल निर्णय घेरन संहिता में बहुत ज्यादा बताया गया है, इसको अच्छे से समझिएगा। हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षाया च ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्वीत कृते योगो ही रोगदः। कहा गया हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में योग अभ्यास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो रोग होने का खतरा रहता। अगर इन महीनों में योग का आरंभ करेंगे तो योगो ही रोगदः, तो रोग हो जाएगा शरीर में। पहले तो ये जानना चाहिए ऋतु कितने होते हैं अपने यहाँ, 6 ऋतु है। हर ऋतु में 2 महीने का एक ऋतु होता है। तो ऊपर 4 ऋतु बता दिया गया जिसमें नहीं करना है। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, उसके बाद कहा गया ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ये कहा गया इन 4 ऋतुओं में नहीं करना है। तो कौन से 2 ऋतु बच गए, शरद और बसंत। शरद और बसंत ऋतु। पहला दो। आरजू जी की तैयारी अच्छी है। शरद और वसंत ऋतु रह गया। तो शरद और वसंत ऋतु, ये एक सवाल पूछा जाता है कि शरद और वसंत ऋतु में योग का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो मौसम ऐसा होता है उसमें रोग कम होंगे। और वसंत ऋतु आने वाला है। वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत तदा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत ध्रुवम। कहते वसंत और शरद ऋतु में ही योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। योगारंभम, योग का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे सिद्धि भी मिलती है, रोग नहीं होता। रोग नहीं होता है तो आप अभ्यास ज्यादा कर पाओगे, आपको सिद्धि मिलेगी। रोग नहीं होगा, अभ्यास ज्यादा करोगे, सिद्धि मिलेगी। क्योंकि दोनों ही महीनों में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडक होती है, बढ़िया वाला मौसम होता है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 18 जून 2024 में
घेरन संहिता के अनुसार हठ योग का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त है? वर्षा, हेमंत, शिशिर, शरद। शरद 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 हो गया। इतना आसान सवाल सरिता जी। हाँ सरिता जी बताइए, शरद के अलावा दूसरा कौन सा है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। तो कितना अच्छा, कितना आसान है। ये तो जनरली सब लोग जानते ही थे, बस रिवीजन हो रहा है। अब हम लोग एक बार हिंदी का महीना जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी घेरन ऋषि बताने वाले हैं, हिंदी का पूरा 12 महीना बताएंगे और बड़ी जो है अद्भुत बात बताने वाले हैं। हिंदी का महीना और ऋतु और अंग्रेजी का महीना तकरीबन कौन सा आएगा वो देख लेते हैं। हिंदी का महीना 12 महीना जैसे अंग्रेजी में होता है, ऐसे हिंदी में भी 12 महीना होता है। कैसे? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। चैत वैशाख जो शुरुआत होता है उसको वसंत कहा जाता है, वसंत ऋतु। ये 2 महीना हो गया, 2 महीने मिलाकर एक ऋतु हो गया वसंत ऋतु। ये तकरीबन जो अपना महीना अंग्रेजी वाला होता है वो मार्च अप्रैल का अप्रोक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होगा। कितने मार्च से कितने अप्रैल तक होगा वो एग्जैक्ट नहीं, जब चैत्र आएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसी के बीच में आता है, मार्च अप्रैल माना जाता है। जेठ आषाढ़ जो होता है, जेठ आषाढ़ कह सकते हैं इसको, वो ग्रीष्म ऋतु का माना जाता है। ग्रीष्म तो मतलब गर्मी वाला है ना, जेठ की दोपहरी में तो गर्मी एकदम, ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्म। तो जेठ आषाढ़ हो गया ग्रीष्म वाला। वो मई जून का महीना, सबसे ज्यादा गर्मी मई जून में होती है और खूब गर्मी होती है, तो फिर बारिश उसके बाद आती है, तो उसको वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु सब जानते हैं। सावन भादो, सावन भादो कांवड़ भी लेके चलते हैं, सावन भादो गाना भी है, तो उससे याद रहेगा। वो तकरीबन जुलाई अगस्त का महीना होता है, तकरीबन, पूरा नहीं। उसके बाद है फिर वर्षा खत्म होते ही थोड़ी सी हल्की ठंड शुरू हो जाती है, उसको शरद ऋतु कहते हैं। हल्की सी ठंड होती है, गर्मी खत्म हो गई, ठंड की शुरुआत होगी, तो बीच का संक्रमण काल होता है। उसमें ना बहुत गर्मी ना ठंड, तो एक जाने वाला होता है, दूसरा आने वाला होता है। उसको अश्विन कार्तिक का महीना कहते हैं। वो शरद ऋतु होता है, जो सितंबर अक्टूबर का तकरीबन महीना होता है। हाँ सही कह रहे हैं सुनील जी। उसके बाद शरद ऋतु के बाद आता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मार्गशीर्ष को अगहन का महीना भी कहते हैं। अगहन, इसको मार्गशीर्ष को एक और नाम है अगहन। अगहन पौष कहा जाता है। और सबसे इस समय ठंड एकदम बढ़नी शुरुआत है, पौष में तो बहुत ठंड होती है। पूस की रात याद है ना? तो मार्गशीर्ष और पौष हो, ये हो गया आपका हेमंत ऋतु। ये नवंबर दिसंबर वाला तकरीबन माना जाता है। और फिर आता है माघ फागुन। माघ और फागुन, इसमें फिर ठंड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, जनवरी फरवरी का महीना होता है। ये जानना जरूरी था। इसको अगर इस तरह से चार्ट में देखें तो 12 महीना 6 ऋतु में बट गया। वसंत ऋतु चैत वैशाख, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़, वर्षा ऋतु सावन भादो, शरद ऋतु अश्विन कार्तिक, हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष, शिशिर ऋतु माघ फागुन हो। इस तरह से ये बन गया। अब इसको क्यों पढ़ा ये आगे देखिए। इसको क्यों हमने जाना, उसकी वजह ये है कि घेरन ऋषि कहते हैं चैत्रादि फाल्गुनान्ते च माघादि फाल्गुनान्तिके द्वौ द्वौ मासावृत भागावनु भावः चतुः चतुः वसंतश्चैव वैशाखो ज्येष्ठा आषाढ़ा च ग्रीष्मको वसंतः चैत्र वैशाखो ज्येष्ठ आषाढ़ा वर्षा श्रावण भाद्राभ्याम शरद अश्विन कार्तिको मार्ग पौषो चो हेमंतः शिशिरो माघ फागुनो। सारे महीने का नाम ले लिया, जो हम लोगों ने ऊपर पहले पढ़ चुके हैं वो जानकारी यहाँ दी जा रही है। यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 12 महीने की बात हम लोगों ने हिंदी का जो 12 महीना सीक्वेंस में देखा वो घेरन ऋषि यहाँ तक बता चुके हैं। आगे घेरन ऋषि कहते हैं अनुभावाम प्रवक्ष्यामि ऋतुनाम च यथोदितम माघादि माधवान्तेषु वसंतानुभवम चैत्रादि च आषाढ़ान्तं च निदाध अनुभवम आषाढ़ादि च अश्विन अंतम
प्राविशा अनुभवम विदुः भाद्रादि मार्ग शीर्षांतम शरदो अनुभवम विदुः कार्तिक माघ मासांतम हेमांतम अनुभवम विदुः मार्गादि चतुरो मासान शिशिर अनुभवम। अब ये तो आपने पढ़ लिया, आप कहोगे इसका अर्थ अच्छे से समझाइए। अब इसमें जो कहा गया इसको बढ़िया से समझते हैं। चैत्र से लेकर के फागुन तक आपका पूरा साल हुआ। चैत्र पहला महीना, फागुन अंतिम महीना हुआ। तो जैसे माघ और फागुन 2 महीने की ऋतु होती है, तो एक ऋतु में 4-4 महीने का अनुभव होता है। कहते हैं कि चैत्र से लेकर फागुन तक यानी पूरे साल में जैसे माघ और फागुन 2 महीने की ऋतु होती है, चैत्र से फागुन तक पूरा साल हो गया, लेकिन पूरे साल में एक ऋतु हुआ, माघ फागुन का एक ऋतु हुआ। कौन सा हुआ? माघ फागुन की कौन सी ऋतु होती है बताइए कोई? जाने जरा, अभी पढ़ा है। बसंत ऋतु। शिशिर। बसंत। शिशिर शिशिर माघ फागुन कौन सा ऋतु होता है? शिशिर। बसंत। शिशिर बसंत क्यों कह रहे हैं? शिशिर। बसंत नहीं, शिशिर ऋतु है। देखिए, बसंत चैत्र वैसाख में हुआ, ठीक है। शिशिर तो माघ फागुन 2 महीने की ऋतु हुई और 4-4 महीने में उसके प्रभाव का अनुभव होता है। यानी कि अर्थ इसका क्या हुआ? कहते हैं चैत और वैशाख 2 मास मिलकर वसंत ऋतु है, जेठ आषाढ़ मिलकर आपका ग्रीष्म ऋतु। पर ये मंत्र हम लोग सिर्फ मंत्र देख रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु है, श्रावण भादो वर्षा ऋतु है, अश्विन कार्तिक शरद ऋतु है, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु है, माघ फागुन शिशिर ऋतु मानी जाती है। अब किसी भी ऋतु का प्रभाव 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है और 1 महीने बाद तक रहता है। ऋतु का प्रभाव जो होता है कई बार 1 महीने पहले से लेकर के 1 महीने बाद तक रहता है, और कई बार ऋतु का प्रभाव क्या होता है 2 महीने पहले शुरू हो जाता है। अब क्या करेंगे? किसी का बाद तक प्रभाव रहता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? माघ फागुन चैत वैशाख जो ये 4 महीना है, इन 4 महीनों में वसंत जैसा अनुभव होता है। यानी माघी पूर्णिमा कल नहाया, जो लोग गए माघी पूर्णिमा नहाने के लिए अभी महाकुंभ में 144 साल बाद, कह रहे वहां गर्मी नहीं लग रही थी। जब आप चलते हो, इतना लंबा चलोगे, धूप पड़ रही, खुले में हो, तो आपको ऐसे भी गर्मी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। कह रहे वहां तो ठंड का अनुभव ही नहीं हो रहा है। और फागुन आ जाएगा तो ऐसे भी ठंड का अनुभव नहीं होगा, हवा चलेगी जरूर, अनुभव नहीं होगा। चैत वैशाख में तो ऐसे भी ठंड खत्म ही हो जाता है। तो इन 4 महीनों में वसंत का मतलब क्या होता है कि उल्लास का महीना। वसंत मतलब उल्लास का महीना। तो ये 4 महीना ठंड जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो बड़ा उल्लास का महीना होता है। यानी वसंत का अनुभव माघ से ही शुरू हो जाता है। ठंड खत्म हो रही होती है, कपड़े कम हो जाते हैं। ज्यादा कपड़ा कम मत कर दीजिएगा मेरी तरह, तो ठंड लग जाएगी। अब चैत वैशाख जेठ आषाढ़ में कहते हैं ग्रीष्म का अनुभव होता है। ये कौन कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये घेरन ऋषि कह रहे हैं। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म यानी गर्मी का अनुभव होता है। चैत महीने से ही गर्मी का अनुभव होगा, कपड़े कम हो जाते हैं। उसके बाद आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन, अभी इसको आप कहोगे नहीं समझ में आ रहा, अभी समझाऊंगा चार्ट में। आषाढ़ श्रावण भादो अश्विन तक, श्रावण भादो में तो बारिश होती ही है, आषाढ़ में थोड़ी बहुत छींटा शुरू हो जाता है, अश्विन में भादो के बाद भी अश्विन तक थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। तो वर्षा ऋतु जैसा अनुभव होता है। अब भादो से लेकर मार्गशीर्ष तक, भादो जैसे ही आया वहां हल्की जैसे बारिश होती है ना, तो हल्की हल्की ठंड लगती है शाम होते, तो उससे लेकर के मार्गशीर्ष तक शरद ऋतु जैसा अनुभव होने लगता है। फिर कार्तिक से माघ महीने तक हेमंत ऋतु जैसा अनुभव होता है। 6 के 6 महीने की बात हो रही है, 6 के 6 ऋतु की। मार्गशीर्ष से फागुन तक शिशिर ऋतु का अनुभव होता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन्हीं को कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब आइए यहां समझने के लिए, अभी कथा हो गई, अब समझते हैं। इस टेबल को बड़े गौर से देखिए। अब यहाँ पर कुछ ना समझ में आए ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ समझ के ही खत्म करेंगे क्लास।
जब तक ना समझ में आए तब तक नहीं, एक एक आदमी से पूछ लेंगे जितने लोग क्लास में। इस चार्ट में देखिए 12 महीना दिया हुआ है, एक से यहाँ से शुरू हो रहा है, चैत से वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक माघ शीर्ष पौष माघ फागुन। 12 महीना सबको दिख रहा है? बोल दीजिए हाँ, 12 महीना सीक्वेंस में दिख रहा है चार्ट में। यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। अब देखिए 12 महीना का 2-2 महीना हमने उसमें बांट दिया हुआ है ऋतु में। चैत वैशाख बसंत ऊपर लगा के बसंत लिख दिया, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म लिख दिया, सावन भादो वर्षा लिख दिया, अश्विन कार्तिक शरद हेमंत शिशिर लिख दिया। इसमें कोई गलती तो नहीं हुई है टाइपिंग में या बनाने में? ये देख ली। नहीं सर बराबर है। बराबर है। इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, एकदम बढ़िया से, एकदम एक टक देख लीजिए, अच्छे से बढ़िया से देख लीजिए। हाँ ये है, ये बसंत, ये ऐसे ऐसे है। जब पूरा चार्ट देख लें अच्छे से 1-2 मिनट तक बढ़िया से, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कई बार 2-3 बार रिपीट हो गया। अब इस चार्ट में बात आ गई बात। अब हम लोग आते हैं यहाँ आते हैं। अब आंख बंद कर लीजिए सब आदमी, आंख बंद कर लीजिए। यस सर कर लिया। अब ध्यान कीजिए, आपका पहला था महीना, ऋतु था वसंत ऋतु। वसंत के बाद आपका कौन सा ऋतु था? ग्रीष्म ऋतु। 2 ऋतु था जब महीना हमारा शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है वसंत से, तो 2 महीना, और ग्रीष्म आया 2 महीना, उसका लीजिए। ले लिया आंख बंद किए हुए में? सब लोग क्लियर है? यस सर। यस उस अब नए साल का 2 महीना 2 ऋतु लिया था, नए साल का आपने 4 महीना ले लिया। अब उससे पहले वाला एक और ऋतु ले लेते, शिशिर ऋतु, जिसमें है माघ फागुन। ले लिया इतना, तो सीक्वेंस में आपका 6 महीना हो गया ऊपर से। एक लिया नए साल से पहले माघ फागुन का शिशिर ऋतु, उसके बाद वसंत और ग्रीष्म लिया, ऐसे ही लिया है ना? शिशिर लिया, वसंत लिया, ग्रीष्म लिया, शिशिर वसंत ग्रीष्म। अब शिशिर वसंत ग्रीष्म क्यों कह रहा हूं लेने के लिए? इसकी क्या क्वालिटी घेरन ऋषि कह रहे हैं कि अपने से 2 महीने पहले से असर शुरू कर देता है। शिशिर ऋतु की जो क्वालिटी होती है, जो शिशिर ऋतु माघ फागुन में अपना असर जो टॉप पे होता है, वो अपने से 2 महीने पहले से ही ढोल बजा के आना शुरू हो जाता है। मैं आ रहा हूँ, अपना असर दिखाने लगता है। तीनों ऋतु, कारण भी बताऊंगा क्यों ये चीजें कह रहा हूँ, और घेरन ऋषि ने कहा हुआ है तो एग्जाम में क्या इसका इंपॉर्टेंस है। कौन कौन से? शिशिर वसंत और ग्रीष्म 2 महीने पहले से शुरू कर देता है। 3 हो गए तो आपके 6 महीने निकल गए। अब आपके 3 ऋतु बच गए। कौन से बच गए? ग्रीष्म के बाद से आइए, गर्मी के बाद क्या होता है? बारिश शुरू होती है, तो वर्षा ऋतु। उसके बाद क्या होता है? शरद ऋतु आता है, फिर ठंड हो गया, हेमंत ऋतु आ गया। तीनों सीक्वेंस में अब ध्यान में लाइए, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु आ गया ध्यान में। अब इसको क्या कीजिए, देखिए कि ये तीनों जो ऋतु है इसमें 6 महीने हैं, लेकिन ये तीनों ऋतु क्या करता है? अपने से 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक का समय लेता है। शिशिर वसंत और ग्रीष्म क्या करता है? अपने से 2 महीने पहले से ढोल बजा के आता तो जरूर है, लेकिन अपना समय, अपनी सीमा जैसे खत्म होती है तो अपने बाद ये असर नहीं छोड़ता है। वसंत का असर वसंत ऋतु तक ही, ग्रीष्म का असर ग्रीष्म ऋतु तक ही। लेकिन वर्षा शरद और हेमंत का असर जो है, ये 1 महीना पहले ढोल बजाता है, पहले से बाद तक भी चिल्लाता रहता है, हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया। तो ये लेता सब 2 ही महीने है, 2 ही महीने उछल कूद मचाएगा। लेकिन वर्षा शरद हेमंत ऋतु 1 महीना पहले से लेता है, 1 महीना बाद तक लेता है। शिशिर वसंत ग्रीष्म 2 महीने पहले से ले लेता है। दोनों को मान लीजिए 2-2 महीने का ग्रेस मिला हुआ है, ये कहता है हम पहले ही 2 महीने ले लेंगे, सारा पैसा पहले दे दो। वर्षा शरद हेमंत कहता है नहीं, हम अपना असर 1 महीने पहले से दिखाएंगे, 1 महीने बाद तक दिखाएंगे। अब आंखें खोल लीजिए। आंखें खोल लिए। अब आइए फिर से इस चार्ट पे। अब इस चार्ट में घेरन ऋषि ये कह रहे हैं
शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तीनों ऋतु अपने से 2 महीने पहले असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर मान लीजिए आपसे घेरन ऋषि के उसमें से क्वेश्चन आए कि घेरन संहिता के मुताबिक शिशिर ऋतु अपने से कितने महीने पहले से असर दिखाना शुरू करता है, तो पहला तो हो गया 2 महीने पहले से। 2 महीना पहला कौन सा आएगा? पौष और मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष से ही थोड़ा थोड़ा असर शिशिर का दिखने लगेगा। मैं सही बोल रहा हूं? आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। यस सर। किन्हीं को कंफ्यूजन जरा सा भी हो तो बताइए। ठीक है, उसी तरीके से अब आप बताइए वसंत ऋतु कहाँ से शुरू हो जाएगा इसका असर थोड़ा थोड़ा दिखना? माघ फाल्गुन यानी कि आप कह रहे हैं माघ से तो ढोल बजाना शुरू करेगा धीरे धीरे, ढोल बजाते बजाते बारात पहुंचते पहुंचते चैत में तो बढ़िया से बारात पहुंच जाएगी, खूब बारात नाचेगा बैसाख तक। ये बसंत के बारात बैसाख तक नाचेगा, ठीक है, माघ फागुन चैत बैसाख तक। वही इसमें शिशिर में हो गया मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन तक। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वैसे ही ग्रीष्म में हो गया ग्रीष्म चैत से ही ढोल बजाते बजाते बजाते, अभी घर से बाहर से ही ढोल बजा रहा है, दरवाजे पर लगते लगते जेठ आषाढ़ में दरवाजे पर लगता है और वहीं पर फिर ढोल बाजे वाले ने कहा कि पैसा नहीं कि हम ज्यादा समय तक बजाएंगे, आपने इतना ही बोला हुआ था। आषाढ़ में जाके ग्रीष्म खत्म, ठीक है। अब जो बाकी वर्षा शरद और हेमंत है, तो वर्षा ऋतु ने क्या बोला ढोल बाजे वाले को? भैया 2 महीना पहले से नहीं बजाना है, आषाढ़ से बजाना शुरू करना और अश्विन तक लेकिन बजाना, हम बाद तक भी थोड़ा मजा लेना चाहते हैं। तो वर्षा ऋतु आषाढ़ से ही थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो जाती है, सावन भादो में खूब बारिश होती है, अश्विन में फिर जाते जाते थोड़ी बहुत बारिश होकर खत्म होती है। तो वर्षा का आषाढ़ से असर शुरू, अश्विन तक रहेगा। शरद का अब क्या हो गया आप बताइए, कोई भी बताइए शरद का। भादो अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष। मार्ग, वैसे ही हेमंत का हो जाएगा। सिनी जी बताइए। सर शरद का हो जाएगा भादो अश्विन कार्तिक और मार्गशीर्ष। रामवल्लभ जी हेमंत का बता दीजिए। सर हेमंत ऋतु का होगा कार्तिक से स्टार्ट होकर मार्गशीर्ष, देन पौष और फिर माघ तक इसका प्रवाह रहेगा। आप लोग ये अच्छे से समझ। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि घेरन संहिता में घेरन ऋषि के मुताबिक हेमंत जो ऋतु है उसका असर निम्न में से किन किन महीनों में होता है। वहां 4 का आपको सेट दिया जाएगा। एक सेट दिया माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, ऐसे सेट दिया जाएगा। तो आपको जब ये चार्ट बनाया है आपने, अपने घर पे भी आप ये चार्ट बना लेना, 2 बार 3 बार देखना, कुछ नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, क्योंकि अब लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हिरन ऋषि यही बात अभी तक कह चुके हैं। अब जो कह रहे हैं वो बात देखते हैं। किन्हीं का माइक खुला है, बंद कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है बड़ा कठिन विषय था, समझाने के बहुत समय हमने लगा करके इसको जो है बनाया था, और ये ताकि आसानी से समझ में आ जाए। कई बार फोटो से तस्वीर से समझ में आती, शब्दों से नहीं आता है। वसंते वापि शरद योगारंभम तु समाचरेत तदा योगो भवेत सिद्धो बिना अभ्यासेन कथ्यते। ये बात पहले आ चुकी थी, बात फिर से आ रही है। वसंत और शरद ऋतु में योग का अभ्यास प्रारंभ कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत कम अभ्यास में ही सिद्धि मिल जाएगी। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा जूझना नहीं पड़ेगा, कम अभ्यास में ही आपको सिद्धि मिल जाएगी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वैसे भी आप लोगों का नहीं छूटेगा। अब मिताहार पे आते हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन निकालेंगे। अब हम आते हैं मिताहार पे। घेरन ऋषि मिताहार के बारे में क्या कह रहे हैं। मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तु कार्येत नाना रोगो भवेत तस्य किंचिद योगो न सिद्ध्यति। कहते हैं कि आप योग का अभ्यास करेंगे तो बिना मिताहार का पालन किए हुए योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मिताहारम बिना नहीं। क्यों? कहते नाना रोगो भवेत तस्य, फिर नाना रोग हो जाएंगे। किंचित योगो न सिद्ध्यति, कदापि आपको योग में सिद्धि नहीं मिलेगी।
अब भोजन पर जो कंट्रोल नहीं करते, बिना भोजन का ध्यान में रखे योग का अभ्यास करते हैं, तो देखिए घेरन ऋषि को कह सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग जब योग कराने जाओगे तो बात होगी, तो आप कह दोगे घेरन ऋषि ने ऐसा कहा है इसलिए भोजन पर कंट्रोल कीजिए। आप ये मत सोचिए कि योग कर रहे हैं तो कुछ भी खाएंगे, ऐसा नहीं है। अब घेरन ऋषि कह रहे हैं क्या क्या खाना चाहिए। कह रहे साल्य अन्नम यव पिष्टम वा तथा गोधूम पिष्टकम मुद्गम मांस चनकादि शुभ्रम चतुष्वर्जितम। पहले एक एक करके देख लेते हैं, फिर एक साथ भी देख लेते। साली अन्न कहा गया, साली अन्न चावल को कहा गया है। यवपिष्ट कहा गया, जौ के आटे को यवपिष्ट कहा गया। गोधूम पिष्टकम कहा गया, गेहूं के बनी हुई जो आहार हुआ, गेहूं के रोटी वगैरह। मुद्गम कहा गया, मूंग को मुद्गम। मांस चनकादि, चना आदि, छिलका रहित चना आदि, छिलका रहित चना आदि। मांस कहा जाता है उड़द को कहा जाता है। इसी यही से सर माँ की दाल आया होगा ना, माँ को कहते हैं ना उड़द की दाल। मांस चनकादि कहते हैं, छिलका साफ करके दाल खाना है उड़द वगैरह का, शुभ्रम साफ करके, तुष्वर्जितम। तो चना भी यहाँ कह दिया गया है। तो चना हो गया आपका, मांस की दाल हो गया आपका, ये सब क्या करना है, साफ कर लीजिए, उस पर से छिलका वगैरह सब, तब इसका इस्तेमाल करना है। तुष्वर्जित मतलब छिलका को साफ करके। एक बार फिर इसको देखेंगे सब एक साथ। फिर कहते पटोलम सूर्णम मानम कंकोलम च सुकासकम द्राढ़िकाम कर्कटी रंभाम डुम्बरी कंट कंटकम। पटोल परवल हो गया, सूर्णम कटहल को कहते हैं, मानकंद कुछ होता है, कंकोल कहा गया, कंकोल भी कुछ होता है। सुकासकम कहते हैं करेला कुछ होता है, करेला तो होता ही है। दाढ़िकम जिमीकंद होता है, इसको ओल भी कहते हैं। करकटी कहा गया ककड़ी को, रंभा कहा गया केला को। डुमरी गूलर होता है जो पेड़ में बहुत ऐसे ऐसे फल लगता है छोटा छोटा। कंटकम कहा गया चौलाई करेरुआ। कई जगहों पर इसमें शब्द को लेकर के ना एक दो शब्द व्याख्याकारों में मतभेद होता है। तो मोटा मोटा जब आप पढ़ लोगे तो ये याद रहेगा परीक्षा की दृष्टि से कि ये चीजें हमें खानी है कि नहीं खानी। तो परवल, कटहल, मानकंद, कंकोल, करेला, जिमीकंद, ककड़ी, केला, गूलर और चौलाई और करेरुआ, ये क्या चीजें हैं, क्या खाना चाहिए, यानी कि ये पथ्य चीजें बताया जा रहा है। आम रंभाम बाल रंभाम रंभा दंडम च मूलकम वार्ता की मूलकम रिद्धि योगी भक्षण आचरेत। कहते हैं कच्चा केला, आम रंभा मतलब कच्चा केला। बाल रंभा कहा गया, बहुत जगह बाल रंभा का अलग अर्थ लगाया गया, कई जगहों पर हमें लगा सटीक केले के फूल को बाल रंभ कहा जाता है। रंभा दंड कहा गया, केले के पेड़ के तना को भी कई लोग जो है उसको अंदर वाला खाते हैं। और मूलकम कहा गया, उसके मूल को भी खाते हैं केले के, कई लोग उसके फूल के अंदर वाले को भी खाते हैं, फूल की भी सब्जी बनती केले के फूल की। वार्ताकीम मूलकम, वार्ताकीम होता है बैगन, मैंने भी केले के फूल की सब्जी खाई है, बंगाल में खाया जाता है। आम रंभम नहीं, वार्ताकीम बैगन हो गया, मूलकम मूली हो गया। रिद्धि योगी भक्षण आचरित, कहते हैं रिद्धि कहा गया कि 12 ही कंद को योगी को खाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं बाल शाकम काल शाकम तथा पटोल पत्रकम पंच शाकम प्रशंस्याद वास्तुकम हिमलोचिकाम। सरसों आदि का साग कहा गया है, काली चौलाई कहा गया है, परवल के पत्ते, पंच साग, बथुआ, हुरहुर के पत्ते का साग। दरअसल क्या है ना, आप हठ प्रदीप का घेरन संहिता पढ़ोगे तो उसमें मतभेद होता है, तो यहाँ पर आपको घेरन के हिसाब से अलग और हठ प्रदीप का अलग करना पड़ेगा। अब एक साथ देखते हैं क्या खाना चाहिए पथ्य में, जो हम लोगों ने मंत्र में पढ़ा तो एक साथ देख लीजिए। मंत्र में कहा गया है साली अन्न चावल को, यव पिष्टम कहा गया जौ का आटा, गोधूम कहा गया गोधूम पिष्टकम गेहूं का आटा, उससे बनी रोटी वगैरह। बुदगम हो गया मूंग, बांस उड़द हो गया छिलका उतार कर साफ करके, चनक आदि हो गया चना आदि का छिलका उतार कर, पटोलम हो गया परवल, सुरनम हो गया कटहल को कहते हैं, मानम हो गया मानकंद होता है, कंकोल भी कुछ होता है, कंकोल क्या होता है मैंने देखा नहीं कभी। सुकासकम कहा गया करेला को, द्राढ़िकाम कहा गया है जिमीकंद को,
करकटी ककड़ी हो गया, रंभा मतलब केला, उदुम्बरी कहा गया गूलर को, कंट कंटकम कहा गया चौलाई को, आमरंभ कहा गया कच्चा केला, बालरंभ कहा गया केले का फूल, अलग पुस्तकों में अलग चर्चा है, बालरंभ केले का फूल, रंभादंड हो गया केले का दंड, मूल हो गया केले का मूल, क्योंकि वो केले के साथ ही मूल आया हो तो मूल माना गया, केले के मूल की बात हो रही है। वार्ताकीम कहा गया बैगन को, मूलकम कहा गया मूली को, रिद्धिम मतलब बाराही कंद को रिद्धिम कहा गया, कुछ बाराही कंद होता है, पता नहीं क्या होता है, मैंने भी नहीं देखा है। बाल साकम कहा गया है, इसका दो अर्थ लगाया गया, बाल साकम का बाल के हिसाब से कच्चा साग लगाया गया है, तो कई व्याख्याकारों ने कहा है कि बाल साकम सरसों का साग है। काल साकम कहा गया है ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार साग, या फिर कई जगहों पर इसका अर्थ लगाया गया है काल साकम मतलब काली चौलाई। शब्दार्थ देखे तो काली चौलाई होता है, और अगर काल का अर्थ लगाए कि समय ऋतु के मुताबिक जो काल के हिसाब से जो समय जो साग हो तो ऋतु का साग इसको कहा जाएगा। अब शब्दार्थ में यही है, बाकी गुरु जो है जब गुरु के पास लेंगे तो असली अर्थ वही बता पाएंगे। पटोल पत्रकम कहा गया है परवल के पत्ते, पंचसाकम में जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा आता है, ये याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पंचसाकम में जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा। वास्तुकम बथुआ को कहा जाता है, बथुआ बहुत फायदेमंद होता है। हिमलोचिकाम हो गया, हुरहुर का साग कुछ होता है, हुरहुर का साग, तो इसको हिमलोचिकाम कहा जाता है। ये चीजें खानी है, इन्हें प्रयोग करना है, ये बात घेरन ऋषि कहते हैं। उसके बाद आता है कि किस तरह का और कितना खाना चाहिए चीजें हो तो इसमें क्या क्वालिटी होती है। कहते हैं शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम भुज्यते सूरसम प्रीत्या मिताहार मिमम विदु। कहते हैं शुद्ध हो, मधुर हो, चिकना हो, स्निग्ध हो, उदरार्ध विवर्जित, आधा पेट खाली रखते हुए, भुज्यते सुरसम भोजन कीजिए उस अच्छे रस का, प्रेम पूर्वक, इसी को मिताहार कहा गया है। भोजन शुद्ध होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, नेचुरल मीठा, स्निग्ध होना चाहिए मतलब चिकना होना चाहिए, उदरार्ध विवर्जित मतलब आधा पेट आप खाली कर देंगे तो आधा पेट ही भोजन होगा, तो अन्न जो है आधा पेट हुआ। सुरसम प्रीत्य मतलब शरीर में जो है पूरा रस बढ़ाने वाला होना चाहिए, प्रेम पूर्वक तो प्रीति बढ़ाने वाला होना चाहिए। भुज्यते सुरसम आपके शरीर में जो रस है उसको बढ़ाने वाला, उसे विद्वानों ने मिताहार कहा है। उसके बाद यहाँ पर इस बात के बारे में घेरन संहिता में कई ग्रंथों में है, कई में नहीं है। कहते हैं अन्नेन पूर्येद अर्धम तोयेन तु तृतीयकम उदरस्य चतुर्थांश संरक्षयेद वाचारणे। कहते अन्न से आधा उदर को भरेंगे, उदर मतलब पेट को, आधा पेट अन्न को भरेंगे। तोयन मतलब होता है पानी, तोयन मतलब पानी, एक तिहाई हिस्सा पानी के लिए छोड़ेंगे। तोयन तो तृतीयकम उदरस्य चतुर्थांश, चौथा हिस्सा खाली छोड़ेंगे। संरक्षेद वाचारणे वायु के संचरण के लिए चतुर्थांश हिस्सा खाली छोड़ेंगे। अगर 4 हिस्सा लगाए, आधा करे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 हिस्से में आपका अन्न हो गया, तीसरा हिस्सा आपका यहाँ देखिए 2 हिस्से में आपका अन्न हो गया। मैंने फोटो भी 1 2 लगा दिया अन्न वाला, एक में गोभी लगा दिया, एक में कुछ और पियर लगा दिया, और तीसरा हिस्सा का आ गया पानी के लिए, तीसरा हिस्सा पानी के लिए भरेगा। 1/4 हवा के लिए खाली छोड़ दें, हवा के संचरण के लिए। शुद्ध सुमधुर स्निग्ध भोजन, मन को प्रसन्न करने वाला, ये आपका कहा गया है घेरन संहिता में। हठ प्रदीपिका में ये बात नहीं कही गई थी, चतुर्थांश विवर्जितम वहां कहा गया था, ध्यान है, चतुर्थांश विवर्जितम यस सर। दीपिका में, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वर्जित आहार, वो यहाँ से, और ये यहाँ से जो हम पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा 1 2 प्रकाशन की किताबों में ना इसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति है, तो हम लोग इस पर कल चर्चा करेंगे।